हेलो बच्चों, मैं बीबी सिंह। आज मैं कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान में के सेकंड पार्ट में आपको सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले पार्ट में मैंने आपको प्रत्यास्था पढ़ाई, प्रत्यास्था के बारे में बताया, उसके कॉन्सेप्ट को बताया, उसके न्यूमेरिकल को बताया। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले पार्ट में पढ़ाया जा चुका है, जिसके 2-3-4 लेक्चर थे, उसके बारे उसमें सब कुछ पढ़ाया गया है और आपको एक लेक्चर में उसके कुछ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आपको बताए गए हैं। ठीक है, आज जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में जो है वो क्या है आपका, इसमें आप पढ़ेंगे तरल दाब। ठीक है, फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप बात करते हैं द्रव्य के बारे में। किसके बात करते हैं? द्रव्य। देखिए, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है? द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। ये सब आप लोगों ने थोड़ा बहुत पहले कक्षा 8 में क्या कर रखा है, पढ़ रखा है। ठीक है, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक, आप सभी लोग जानते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है ठोस। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, द्रव्य की अवस्थाएं अगर थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं तो देखिए, द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक, देखिए, एक पहली अवस्था होती है कौन सी? ठोस। पहली अवस्था कौन सी होती है? ठोस। ठीक, पहली अवस्था आपकी ठोस होती है। ठोस में क्या होता है? आयतन और आकार, आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठोस में आयतन और आकार जो है दोनों क्या होते हैं? आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं। आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं। आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं। जबकि दूसरी अवस्था होती है आपकी किसकी? द्रव। दूसरी अवस्था द्रव। इसका आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित, परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, देखिए, द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो पहली अवस्था मैंने आपको ठोस बताई। ठोस में आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ठीक, जबकि द्रव में आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। मतलब आप जो है, हमने बताया था आपको कि जैसे जो है क्या होता है, अगर किसी द्रव को हम किसी बर्तन में डाल देते हैं तो उसका आकार जैसा होता है वो द्रव उसी हिसाब से उसका जो है आकार हो जाता है। लेकिन आयतन जो होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। बात समझ में आई? ठीक, और इसी तरीके से ठोस है। ठोस का आयतन निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है। जैसे आप लोहे की कोई क्यूबिक बॉल ले लीजिए, क्यूब ले लीजिए या कोई लोहे की बॉल ले लीजिए, आप उसको चाहे जितना दबाइए उसका आकार भी निश्चित होता है और क्या होता है? आयतन भी निश्चित होता है। अब तीसरी अवस्था आती है आपकी गैसीय अवस्था। कैसी होती है? गैस। तीसरी अवस्था कैसी होती है? गैस। अब अगर हम गैस की बात करें तो गैस का ना तो आकार निश्चित होता, ना ही आयतन निश्चित होता है। ठीक है, ना आकार निश्चित और ना ही आयतन निश्चित। ठीक, इस तरीके से द्रव्य की आपकी 3 अवस्थाएं हुई। द्रव्य की 3 अवस्थाएं, पहली अवस्था ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस। और ना तो इसमें हो गया आयतन, ये हो गया आकार, मतलब आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है ठोस में। द्रव में आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। जबकि गैस में ना आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। ठीक, तो आपको इस लेसन में आपको पढ़ना कौन सा टॉपिक है? ये वाला। ठीक है, फ्लूइड। क्या होता है? फ्लूइड। सबसे पहले हम इसी को इसमें पढ़ेंगे। तो हाँ, तो बच्चों इस लेसन में हम पढ़ेंगे क्या? द्रव। ठीक है, फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं। ठीक, तरल। तरल आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, जो आसानी से बह सके। तरल क्या होता है? जो आसानी से बह सके उसे हम क्या कहते हैं? तरल कहते हैं। ठीक है, मतलब जरा सा फोर्स। आप लोगों ने इससे पहले वाले टॉपिक में, प्रत्यास्था वाले टॉपिक में मैंने बताया था, एक अपरूपण विकृति पढ़ाया था ना। तो अपरूपण विकृति की अगर बात करें तो उसका जो चित्र था वो कैसा था, याद करिए।
जरा ये ऐसे था, ऐसे मैंने बताया था कि ये ऊपरी सतह है, ऐसे, ठीक। अब देखिए अगर हम इस पर हम क्या करते हैं, देखिए F फोर्स इसकी सतह पर लगाते हैं, ठीक है, इसकी ऊपर वाली सतह पर अगर हम लगाते हैं तो देखिए क्या होगा, ऐसे अगर F बल हम ऐसे लगाते थे तो देखिए इससे थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता था, ये इधर, ठीक, ऐसे, इसको हमने ऐसे मिला दिया था, याद हो तो, ऐसे, ठीक, और ये थोड़ा सा इधर बढ़ गया था, ऐसे इसको मिला दिया, ठीक, तो इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, क्लियर। इस तरीके से मैंने आपको बताया था, इसको हमने क्या कहा था, अपरूपण विकृति, ठीक है, F फोर्स, तो इसको हम अपरूपण बल भी कहेंगे, क्या कहेंगे, अपरूपण बल, क्या कहेंगे, अपरूपण बल। ये आपका थोड़ा सा जो है जब बल लगाते हैं सतह पर तो थोड़ा सा क्या होता है, तिरछा हो जाता है, ठीक है, तो हो गया आपका अपरूपण बल, ठीक। तो देखिए जब पानी की सतह पर हम ये अपरूपण बल लगाते हैं तो वो इसका बहुत कम प्रतिरोध करता है, ठीक है, अगर पानी की सतह पर हम ये अपरूपण बल लगाएं तो बहुत कम बहुत कम उसका विरोध करता है, ठीक है, और जिस कारण वो आसानी से क्या होता है, अपने आकार में क्या करता है, परिवर्तन कर देता है। बात समझें। तो फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड में सबसे बड़ी बात यह है कि अपरूपण बल को जो है वो अपरूपण जो प्रतिबल है, ठीक है, अपरूपण जो प्रतिबल है उसको बहुत कम जो है लगाता है, मतलब वो उसका विरोध बहुत कम करता है, ठीक है, और आसानी से थोड़ा सा जो है बल लगाने पर वो आसानी से क्या करता है, फ्लो हो जाता है, उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि तरल क्या है, तरल वो है जो आसानी से क्या कर सके, फ्लो कर सके। बात समझें, तरल क्या है, ठीक, जो आसानी से क्या कर सके, फ्लो कर सके, ठीक। तो अब आपको इस तरल में दो भाग में पढ़ाई करनी है, एक पढ़ना है आपको द्रव्य स्थिति की, ठीक है, दूसरा पढ़ना है आपको एक पढ़ना है द्रव्य स्थिति की और दूसरी पढ़नी है आपको गति स्थिति की, ठीक है, दो चीज़ें पढ़नी है आपको। एक होता है हाइड्रोस्टैटिक और एक होता है आपका एक होता है हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है, और जिसको आपको पढ़ना है तो एक में जो होता है द्रव्य स्थितिकी में जो होता है जिसमें द्रव ठहरा होता है, ठीक है, वो होता है, और जो गति स्थितिकी होता है उसमें आप क्या करते हैं, मतलब उसमें जो है जो पानी बह रहा है उसकी स्टडी करेंगे, दोनों चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहला टॉपिक इसमें शुरू करते हैं। देखिए, और उससे भी पहले हम कुछ चीज़ें जानते हैं, घनत्व, ठीक है, सबसे पहले हम क्या जानते हैं, घनत्व। तो देखिए घनत्व क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, पढ़ा है ना, द्रव्यमान बटे आयतन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, स्मॉल m अपॉन v। आप सब लोग इसको जान लीजिए, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। भाई मास का हो गया किलोग्राम, वॉल्यूम का हो गया क्या, मीटर क्यूब, वॉल्यूम आपका आयतन है, आयतन की बीमा वो क्या होती है आपकी, बोलिए, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो इस तरीके से ये हो गया आपका क्या, इसका ये हो गया आपका घनत्व, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। अब आप इसमें सबसे पहले डेंसिटी ऑफ वाटर जान लेते हैं, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ मरकरी, जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो देखिए पहले डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब पानी का घनत्व, ठीक है, पानी का घनत्व, इसको याद कर लीजिए, जो बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है, ये होता है 1000, ठीक है, क्या होता है आपका 1000 कह लीजिए, 10 मीटर कह लीजिए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और उसके बाद मरकरी, क्या होगा, मरकरी का घनत्व, किसका चाहिए आपको, मरकरी का घनत्व, ठीक। अब देखिए हमने आपको बताया कि भाई घनत्व जो है दो, आप एक पानी का घनत्व इसको आपको याद करना है, ठीक है, दो चीज़ों को याद करना है आपको। इसका होता है 13.6 × 10⁻³ 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक। ये दो आप याद कर लीजिए, ये सबसे ज़्यादा होती है और ये पानी का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा
पड़ेगा आपको, ठीक है। सवाल में आपको सबसे ज़्यादा यूज इसी का करना है, तो ये चीज़ आप याद रख लीजिए। तो ये घनत्व हो गया, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब घनत्व की डिफिनेशन क्या होती है, ठीक है। द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। समझ में आया सबको, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। एक वर्ड आता है सापेक्ष घनत्व। क्या आता है, सापेक्ष घनत्व, ठीक। तो सापेक्ष घनत्व क्या होता है आपका, देखिए यहाँ से आप देखिए सापेक्ष घनत्व के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए सापेक्ष घनत्व, सापेक्ष घनत्व, ठीक, सापेक्ष घनत्व। अब सापेक्ष घनत्व कुछ अलग चीज नहीं है, आप लोगों ने सापेक्षता के बारे में पढ़ा है। सापेक्षता मतलब पहले माध्यम का घनत्व बटे जिस माध्यम का आपको जिसके सापेक्ष जिसका घनत्व निकालना है, ठीक है। तो आपका देखिए जिस माध्यम का घनत्व ज्ञात करना है उसको ऊपर रखेंगे और जिसके सापेक्ष ज्ञात करना है उसको नीचे रखेंगे। बात समझ में, ठीक है। तो देखिए सापेक्ष घनत्व बराबर हो जाएगा आपका क्या, सापेक्ष घनत्व बराबर, ठीक है। देखिए आपका घनत्व पहले माध्यम का, ठीक है, ऐसे लिखें, पहले माध्यम का घनत्व। क्या लिखेंगे, पहले माध्यम का घनत्व, और अपान में क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम का घनत्व, ठीक है। दूसरे माध्यम के या कह लीजिए सापेक्ष माध्यम का घनत्व, जिसके सापेक्ष आपको ज्ञात करना है, सापेक्ष माध्यम का घनत्व, माध्यम का घनत्व, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए हमें आपको निकालना है, मान लीजिए मरकरी का पानी के सापेक्ष घनत्व ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष, मरकरी का पानी के सापेक्ष घनत्व, ठीक है। अगर हमें मान लीजिए ज्ञात करना है किसके, मरकरी का पानी के सापेक्ष घनत्व, एग्जाम्पल है, ठीक, मरकरी का पानी के सापेक्ष घनत्व, ठीक। अगर आपको ये फाइंड करना है तो चलिए देखिए हमने क्या कहा, किसका ज्ञात करना है, जिसका ज्ञात करना है वो ऊपर, जिसके सापेक्ष ज्ञात करना है नीचे। तो मरकरी का ज्ञात कर, मरकरी का घनत्व मतलब 13.6 क्या हो जाएगा आपका, 13.6 गुणे 10 की घात 3 और बटे आपको इसका पता है 1000, मतलब इसको लिख सकते हैं 10 की घात 3, ये दोनों कैंसिल, मतलब तब आ जाएगा 13.6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समझ में आया, ठीक। आप सापेक्षता का सिद्धांत बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सापेक्ष घनत्व ज्ञात करना तो पहले माध्यम का सापेक्ष, पहला दूसरा माध्यम का नहीं, इसको आप लिखने का तरीका ये है, लेकिन आप इसको समझिए, समझने का प्रयास करिए। समझेंगे कैसे, देखिए हमने क्या कहा आपको कि सापेक्ष घनत्व ज्ञात करना है, तो जिस माध्यम का घनत्व ज्ञात करना है उसको ऊपर और जिसके सापेक्ष ज्ञात करना है उसको नीचे। समझ में आया, ठीक। तो ये देखिए मैंने कहा मरकरी का पानी के सापेक्ष घनत्व 13, तो हमने मरकरी के घनत्व को ऊपर रखा, किसके सापेक्ष, पानी के सापेक्ष, इसको मैंने नीचे लिख दिया, ठीक। सॉल्व कर दिया, ये आ गया। अब इसी को अगर उल्टा कह दें हम, ठीक है, कहते हैं पानी के सापेक्ष, पानी का मरकरी के सापेक्ष निकालना हो, पानी का मरकरी के सापेक्ष, ठीक, के सापेक्ष घनत्व, ठीक, सापेक्ष घनत्व, तब क्या होगा, चेक करिए। देखिए अगर इसके सापेक्ष निकालना है तो लिख देंगे, उल्टा लिखेंगे 10 की घात 3 बटे 13.6 गुणे 10 की घात 3, ये तब भी कैंसिल होगा, लेकिन अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1/13.6। आप डिवाइड कर लीजिए और इस तरीके से कुल मिला के ये कैलकुलेशन समझाने से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब ये था कि आप सापेक्ष घनत्व कैसे निकालते हैं वो समझिए, ठीक। तो सापेक्ष घनत्व कैसे निकालते हैं हमने आपको समझाया कि जिस माध्यम का घनत्व निकालना हो वो ऊपर, जिसके सापेक्ष निकालना हो उसको नीचे, ठीक है। पहला और दूसरा माध्यम नहीं, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, लेकिन ये तरीका नहीं, याद करने का, समझने का तरीका ये समझिए, समझ लीजिए, आप कर लेंगे उसको, ठीक है। जिसका ज्ञात करना है उसको ऊपर, जिसके सापेक्ष ज्ञात करना है उसको नीचे, इस तरीके से ये हो गया आपका, ठीक। अब हम आपको पढ़ाएंगे दाब, ठीक है। अगला टॉपिक क्या होगा, दाब। दाब सभी लोग जानते हैं, दाब सभी लोग महसूस करते हैं, कैसे महसूस करते हैं वो अभी हम देखते हैं। अब टॉपिक है आपका दाब। क्या पढ़ना है आपको, दाब, दाब,
ठीक है। दाब के बारे में सबने सुना है, प्रेशर। दाब मतलब क्या? प्रेशर, ठीक है। प्रेशर सभी लोग महसूस करते हैं, ठीक है। अब प्रेशर की बात करें, ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है? जैसे हम किसी चीज़ को, कोई बॉल ले लेते हैं, बॉल को दबाते हैं, ठीक है, तो उसकी आकृति में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। उसकी आकृति में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, ठीक। तो उसको हम क्या करते हैं? दबाते हैं, प्रेशर देते हैं, दाब लगाते हैं, ठीक है। लेकिन दाब कहाँ पर लगाते हैं? जितने भाग, भाई जैसे बड़ी सी गेंद है, मान लीजिए ये बड़ी सी बॉल है, तो हम केवल, बड़ी सी बॉल है तो हम केवल जितने भाग को टच करते हैं बल उसी पर लगाते हैं, जितने उसी भाग पर लगाते हैं ना, पूरे बॉल पर तो लगाते नहीं, तो उसी साइड में लगाते हैं। तो कुल मिला के जो दाब की परिभाषा होगी वो क्या होगी? ठीक है, दाब हमेशा जो है वो तल के कैसा लगता है? लंबवत लगता है, ये बात याद रखिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो होगा, ठीक है, दाब जो है वो पृष्ठ के हमेशा क्या होता है? लंबवत लगता है, ठीक है। तो जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। अगर हम परिभाषा की बात करें तो देखिए, किसी पृष्ठ के, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत अभिलंबवत बल, अभिलंबवत बल दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? दाब कहलाता है, ठीक है। अभिलंबवत बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है, ठीक। देखिए, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक, क्या लिखा है? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत अभिलंबवत बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब फार्मूला क्या बना? देखिए, हमने क्या कहा? फार्मूला बन जाएगा आपका P इज इक्वल टू किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल। प्रति एकांक मतलब अपान में आपको लिखना है, प्रति एकांक का मतलब आपको अपान में लिखना है। तो ये हो गया आपका अपान में क्षेत्रफल। और उसके बाद बात करें हम तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए, लगने वाला अभिलंबवत बल, मतलब ये क्या हो गया? बल। तो P इज इक्वल टू फार्मूला, जो मुख्य फार्मूला मिला वो क्या मिला आपको? P इज इक्वल टू F/A, ठीक, P इज इक्वल टू F/A, ठीक। तो इसका हम सबसे पहले लिखते हैं मात्रक। क्या लिखते हैं? मात्रक। तो मात्रक की अगर बात करें तो देखिए, न्यूटन पर एरिया है तो मीटर स्क्वायर, ये हो गया मात्रक, ठीक। अब अगर हम बात करें किसकी? विमा की। किसकी बात करें? विमा। तो विमा देख लीजिए, तो विमा क्या होगी? न्यूटन, mLT-2 और अपॉन में मीटर स्क्वायर मतलब L2 ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? L2 ऊपर जाएगा तो पावर में 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? -1, तो L-1 और T-2, ये हो गई इसकी क्या? विमा। समझ में आया? ठीक। P इज इक्वल टू F/A होता है, तो F की विमा होती है mLT-2, ठीक है, विमीय विश्लेषण में आपको पढ़ाया गया mLT-2 और अपॉन कितना है? L2, ठीक है, कितना है आपके पास? L2, ठीक। अब ये L ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 2 -1 बचेगा, ये आपका T-2 ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी विमा, ये, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? यहां से समझिए, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत अभिलंबवत बल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर ये कोई पृष्ठ है, ऐसे समझिए, ये कोई पृष्ठ है, ये, इस पर ऐसे अभिलंबवत एक बल लग रहा है F, ठीक, नीचे की ओर कैसा बल लग रहा है? अभिलंबवत बल लग रहा है। तो किसी पृष्ठ के अगर इसका एरिया कितना है? A, इसका एरिया कितना है? A, तो देखिए, किसी लिखा है दाब बराबर क्या लिखा है? F/A, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल,
कैसा बल? अभिलंबवत बल। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका? बोलिए, दाब कहलाएगा। ठीक, यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं फिगर में। ठीक है, फिगर में चेंज ये करते हैं कि मान लीजिए आपका अब पृष्ठ कौन सा है? ये वाला है पृष्ठ। ठीक है, अब ये पृष्ठ मैंने ऐसे बनाया, ठीक, यहाँ पर ऐसे बना दिया और दाब थोड़ा सा ऐसे लगा दिया मैंने, ये F, ये लग गया F। ठीक, अब क्या होगा? मैंने बताया कि हमेशा दाब जो है, जो बल जो लगेगा वो कैसा लगेगा? पृष्ठ के अभिलंबवत लगेगा। ठीक है, यहाँ पर तो अभिलंबवत नहीं लग रहा है, तिरछा लग रहा है थोड़ा, तो क्या इस पे दाब नहीं लग रहा है? लग रहा है। ठीक है, कैसे लग रहा है? उसका सूत्र क्या होगा? तो देखिए, हम F को दो घटकों में क्या करते हैं? वियोजित करते हैं। वेक्टर वियोजन में आपको पढ़ाया गया है वेक्टरों का वियोजन। दो वेक्टर दिए गए हैं ऐसे, देखिए, अगर एक वेक्टर ऐसे दिया गया, अगर इनको दो घटकों में वियोजित करना है, ये R है, तो एक वेक्टर ये हुआ, एक वेक्टर कौन सा हुआ? ये। ठीक, तो अगर जिसके साथ कोण बनना है, मान लीजिए इसके साथ थीटा कोण बनना है, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास? R cos थीटा होगा, और ये क्या हो जाएगा? R sin थीटा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि R cos थीटा और R sin थीटा की पोजीशन फिक्स है, पोजीशन नहीं फिक्स है। अगर ये थीटा एंगल इसके साथ बन रहा है, तो इसका मतलब ये cos थीटा होगा, R cos थीटा होगा, और इसके साथ बने ये फिर R sin थीटा। मतलब जो अभिलंबवत वेक्टर होगा उसके साथ साइन लेंगे, जो जिसके साथ कोण बनेगा उसके साथ हम क्या लेंगे? कॉस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर F को हम दो घटकों में वियोजित करें, तो एक घटक ये हो गया इसका इधर, और एक घटक हो गया ऊपर, ये हो गया। तो अगर ये एंगल देखिए, पृष्ठ से कितना एंगल बन रहा है? थीटा। हम मान लेते हैं पृष्ठ से कितना एंगल बन रहा है? थीटा। तो अगर पृष्ठ से थीटा एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा? इसी हिसाब से ये हो जाएगा F cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा? F sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब इसमें अभिलंबवत कौन सा है? F sin थीटा ना, तो इस हिसाब से अब फार्मूला क्या हो जाएगा? लिखेंगे, देखिए, यदि बल पृष्ठ से थीटा कोण पर लगे, पृष्ठ से क्या लगे? थीटा कोण पर लगे, थीटा कोण पर लगे, थीटा कोण पर लगे, तो तब फार्मूला आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए, P इक्वल टू अभिलंबवत बल कौन सा है? F sin थीटा है। F sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका P A, एरिया तो वही है आपका, एकांक क्षेत्रफल A। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा। अगर फोर्स अभिलंबवत नहीं लगा है, तो उसका हम वेक्टर वियोजन करेंगे, और उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसको हम लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से F sin थीटा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट था, और F sin थीटा ले लिया, और ये जो एंगल बन रहा है आपका थीटा। समझ में आया सबको? ठीक, यहाँ पर वेक्टर वियोजन जो है वो किस हिसाब से करना, ये भी मैंने बताया कि जिसके साथ एंगल लगेगा वो cos थीटा होगा, और जो उसके परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, वो हो गया क्या आपका? R sin थीटा होगा। ठीक है, ये हो गया आपका दाब के बारे में कुछ बातें और बतानी है। ठीक है, जैसे, ठीक है, दाब का मात्रक मैंने आपको निकलवा दिया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसका एक मात्रक और है जो इंपॉर्टेंट मात्रक है। ठीक है, R, इसको हम कहते हैं पास्कल। क्या कहते हैं? पास्कल। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। ठीक है, पास्कल। क्लियर? तो ये हो गया आपका दाब का मात्रक हो गया, ये सब आपने निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक और बचता है। ठीक है, द्रव दाब। क्या बचता है आपका? द्रव दाब। अगर हम द्रव दाब की बात करते हैं, ठीक है, तो जब किसी द्रव में, भाई क्योंकि हम दाब यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? तरल दाब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तरल दाब। तो तरल दाब क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तरल दाब की बात करें अगर, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बकेट है, मतलब एक बाल्टी है मान लीजिए, ठीक, इसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ऐसे यहाँ पर ऐसे पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, और ऊपर तक भर लेते हैं थोड़ा। ये हो गया आपका। ठीक, अब समझिए बात को। ठीक है, दाब की बात करें, देखिए किसी द्रव में जैसे हम पानी की सतह पर होते हैं, यहाँ पर दाब क्या होता है? कम होता है। यहाँ पर दाब क्या होता है? कम होता है। ठीक, लेकिन जैसे जैसे पानी की सतह के अंदर जाते हैं, मतलब जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, वैसे वैसे दाब बढ़ता जाता है। ठीक, अगर आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर एक बकेट ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें
तीन जगह पर हम क्या करते हैं, ऐसे 2-3 जगह पर छिद्र कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, एक यहाँ पर कर देते हैं, एक यहाँ पर कर देते हैं। ठीक, अगर हम अब अनुभव करेंगे तो देखिए यहाँ से जो पानी निकलेगा वो ज़्यादा दूरी पे जाके गिरेगा। ठीक है, जबकि यहाँ वाला थोड़ा सा पहले, ठीक है, जो यहाँ वाला है वो क्या करेगा, थोड़ा सा पहले ये पानी गिरेगा। ऐसे देखिए, देखिए सबसे आगे गिर जाएगा ये वाला। ठीक है, ऐसे गिरेगा, अनुभव करके आप देख सकते हैं घर पे। ठीक है, यहाँ पर गिरेगा और दूसरा वाला जो है वो ऐसे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा। ठीक, और जो तीसरा वाला है वो सबसे दूर गिरेगा जाके ऐसे। यहाँ पर गिरेगा। ठीक, इस तरीके से आप ये प्रयोग आप खुद भी कर सकते हैं, देख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो पानी का प्रेशर है वो कम है, इसलिए पानी जो है दबाव कम महसूस कर रहा है और पहले गिर जा रहा है। ठीक, जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं, यहाँ वाले क्षेत्र पे देखा तो पानी और दूर गिरा और नीचे वाले पे देखा सबसे दूर जाके पानी गिर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से जैसे जैसे हम पानी की तली में नीचे की ओर जाएंगे वहाँ पर दाब क्या होगा, आपका जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसको एक नापने का यंत्र होता है बैरोमीटर, वो आपको बताया जाएगा आगे। ठीक है, तो ये द्रव का जो है प्रायोगिक प्रदर्शन है, आप कैसे दाब को हम महसूस कर सकते हैं, तो ऐसे आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वही चीज़ है, इसको बंद कर लीजिए, ऊपर से पिस्टन लगा दीजिए और दाब बढ़ाना शुरू करिए। ठीक है, मान लीजिए एक कोई फ्लास्क टाइप से ले लीजिए, ऐसे गोल ऐसे ले लीजिए और उसके बाद जो है यहाँ पर एक पिस्टन लगा हो, ये पिस्टन है आपका, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें आपका पानी भरा हुआ है ऐसे। ठीक है, इस फ्लास्क में पानी भरा हुआ है ऐसे, यहाँ पर एक छिद्र है जिसमें से एक छोटी सी पाइप लगी हुई है। ठीक है, ऐसे यहां से पानी निकल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम यहां पर प्रेशर बढ़ाएंगे, इस पानी को आप देखेंगे, जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे पानी दूर जाके गिरेगा, प्रेशर को कम कर रखेंगे तो पानी नज़दीक गिरेगा, जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे दूर गिरेगा और प्रेशर को कम रखेंगे तो पानी नज़दीक गिरेगा। इससे ये पता चलता है कि जो आपका पानी की सतह है, ठीक है, पानी की सतह है, जैसे सतह पर जो यहाँ पर है, जो अगर कोई पार्टिकल मान लीजिए कोई बॉल यहाँ पर डाल दी जाए इस जगह पर, तो यहाँ पर दाब कम होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आया? ठीक, तो इस तरीके से ये द्रव दाब हो गया आपका। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि द्रव का दाब ही होता है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, हम लोगों के ऊपर भी दाब लगता है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर दाब लगता है। अब ये कैसे लगता है, सोचिए जरा। देखिए, हम एक इन्वायरमेंट है, हमारे चारों तरफ एक वातावरण है, ठीक है, और हवा भी बहती है, तो इसका मतलब वो भी आपके फ्लूइड है। ठीक है, फ्लूइड मतलब क्या है, जो बह सके। ठीक है, हवा भी बहती है ना। ठीक, तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि जैसे चारों तरफ हवा है, वायुमंडल है, ठीक है, गैसें हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि हमारे बॉडी के ऊपर सीधे ऐसे कॉलम बनता है। ठीक, कॉलम बनता है, उसका पूरा दाब जो है हमारे सिर पर होता है, मतलब हमारी बॉडी पर होता है। ठीक, और जो हमारी बॉडी उसको क्या करती है, रजिस्ट करती है, रोकती है। ठीक है, इस तरीके से जैसे अगर मान लीजिए आप कभी भी अनुभव करिए, अगर कोई भी जैसे बॉटल है, बॉटल में अगर आप किसी तरीके से थोड़ा सा कोई बॉटल है वो बंद है, बंद करके और उसके बाद उसके एक पाइप डाल के उसको मुंह से उसकी हवा को क्या करिए, खींच लीजिए, तो जैसे जैसे हवा बाहर की ओर खींचेंगे आप, बोतल क्या होगा, जो है वो चिपकता हुआ चला जाएगा, बीच में पतला हो जाएगा। समझ में आया? ठीक, तो इस तरीके से क्या पता लग रहा है, ठीक है, कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर ऊपर जो होता है, तो इसको कहते हैं हम क्या, वायुमंडलीय दाब। इसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, और इसका मान होता है 1.013 गुणे 10⁵ न्यूटन। 1 होता है 1.03 गुणे 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है आपका 1.03 गुणे 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम कहते हैं क्या, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, 1.013 होता है, 1.013।
ठीक है, ये कहते हैं वायुमंडलीय दाब। इसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब। ठीक, ये हो गया आपका वायुमंडलीय दाब। समझ आए? इसको भी याद कर लीजिए। जो ये कांस्टेंट्स कुछ बताए जा रहे हैं आपको, मैंने 2-3 जगह बताया, इसको आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक, तो ये वायुमंडलीय दाब आप जो है हर समय महसूस करते हैं अपने ऊपर। ठीक है, अब हमारी बॉडी उसको क्या करती है? रजिस्ट करती है। इसलिए हम जो है, नहीं, हमने एग्जाम्पल आपको बताया ना कि जो है बॉडी जो है डिस्ट्रॉय नहीं होती है। जब प्रेशर हमारे ऊपर है, मतलब जो वायुमंडलीय प्रेशर है, वो हम आसानी से क्या कर पा रहे हैं? रजिस्ट कर पा रहे हैं, उसको रोक पा रहे हैं। ठीक है, और वो कितना होता है आपका? ये होता है। ठीक, जो यहाँ पर होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तो आपको 2 प्रकार का प्रेशर मिलेगा। एक तो इस लिक्विड का प्रेशर मिलेगा, ऊपर से क्या मिलेगा आपका? जो एयर कॉलम है। क्या है? एयर कॉलम। ठीक, जैसे मान लेते हैं ये एक अप है, तो इसके ऊपर एयर कॉलम कैसे बनेगा? ये वाला एयर कॉलम ऐसे। ठीक, तो इसका जो ऊपर होगा, इसका भी प्रेशर इस पर होगा। समझ आया? केवल लिक्विड का प्रेशर नहीं होगा, इसके ऊपर जो एयर कॉलम बनेगा उसका भी प्रेशर होगा इस पे। ठीक है, वो अभी आपको बताएंगे। तो इस तरीके से ये हो गया आपका वायुमंडलीय दाब। ठीक है, सभी लोग आप वायुमंडलीय दाब अपने ऊपर क्या करते हैं? महसूस करते हैं। समझ में आया? ठीक है, जो इसी को हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब, जिसका मान होता है 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर, नहीं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका वायुमंडलीय दाब। इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा, ये वायुमंडलीय दाब। ठीक, तो इस तरीके से आपको मैंने जो है प्रायोगिक प्रदर्शन भी बताया कि आपको दाब के बारे में आपको फील करवाया कि कैसे आपको पता लगता है कि दाब बढ़ाने का मतलब पानी की सतह पर दाब कम हो, पानी के भीतर जाने पर दाब क्या होता है? ज़्यादा होता है। और ये दाब का फार्मूला हो गया। ठीक है, इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, अब जो है आप पढ़ेंगे तरल स्तंभ के कारण दाब। तरल स्तंभ के कारण दाब। ठीक है, तरल स्तंभ के कारण जो दाब पढ़ेंगे वो आप कैसे पढ़ेंगे? देखिए, थोड़ा सा आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बर्तन है। ठीक है, यहाँ पर ये एक बर्तन है, ये इसका स्वतंत्र तल है, ये इसका स्वतंत्र तल है, और इसमें बीच में जो है सब पानी भरा हुआ है, ऐसे ऐसे। ऐसे पानी भरा है। ठीक, अब आप इस स्वतंत्र तल आप जो है इस पर आप बी पर जो है वो ज्ञात करना चाहते हैं। क्या? दाब। यहाँ एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट कौन सा है? बी, जिस पर आप दाब ज्ञात करना चाहते हैं। तो इस पर दाब ज्ञात करने के लिए हम एक क्या करते हैं, ऐसे बेलनाकार स्तंभ की कल्पना कर लेते हैं, ऐसे इसके चारों। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक, हमने बेलनाकार स्तंभ की एक परिकल्पना कर ली इस तरह। ठीक है, तो अब देखिए भाई, इस बेलन के कारण इस पर मतलब इस पूरे बेलनाकार, अगर यहाँ बी गहराई, मतलब मान लेते हैं ये गहराई टोटल कितनी है, यहाँ से यहाँ तक गहराई कितनी है? h है। ठीक, ये गहराई कितनी है? h। टोटल गहराई कितनी है? h है। ठीक, तो अब देखिए स्वतंत्र तल से इसकी इस बी बिंदु की गहराई कितनी है? h है। तो यहाँ बी पर आपको दाब ज्ञात करना है। ठीक, हमने ये भी माना कि पानी का घनत्व कितना है? रो है। जो पानी का घनत्व कितना है? रो। तो यहाँ पर लिख लेंगे, माना पानी का घनत्व कितना है? रो। माना पानी का घनत्व कितना है? रो है। पानी का घनत्व कितना है? रो है। ठीक, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इस चित्र को। ठीक है, और आप देखिए हमने क्या कहा था, जैसे जैसे गहराई पर जाएंगे वहाँ पर दाब क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब अगर ये बी पॉइंट हम यहाँ पर लें तो वहाँ पर दाब क्या होगा? सिर्फ वायुमंडलीय दाब होगा जो ऊपर से लगेगा, जो हमने आपने ये देखिए लिख रखा है, इसलिए इसको भी बिगाड़ा देंगे। ठीक है, और इस पे भी इसीलिए इस फिगर को बिगाड़ा नहीं है हमने। देखिए ये फिगर, ये देखिए जैसे यहाँ पर जाकर कोई पॉइंट ले लिया जाए तो दाब कम होगा, यहाँ पर लेंगे तो दाब क्या होगा? ज़्यादा होगा। वैसे यहाँ पर तो इस बिंदु पर जो दाब होगा वो क्या होगा? अगर हम जितना पानी उसके ऊपर होगा, जितना पानी, जैसे हम लोग कहते क्या, हमने क्या कहा, हमारे सिर पर एक वायुमंडलीय दाब है, हम सभी के सिर पर एक वायुमंडलीय दाब है। वो कैसे मेजर करते हैं? हम अपने बॉडी के चारों ओर एक क्या करते हैं? एक कॉलम, मतलब एक स्तंभ की कल्पना करते हैं। ठीक है, जितना
जितनी हवा उसमें है उसका जो भार है वो जो है वो क्या होता है वायुमंडलीय, मतलब वो जो भार होता है उसी के द्वारा जो दाब लगता है उसी को हम कहते हैं क्या, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो उसी हिसाब से इस पॉइंट पी के ऊपर एक कॉलम एज्यूम करा, ठीक है, स्तंभ माना पानी का, और इसका आपको द्रव्यमान क्या करना है पहले ज्ञात करना। तो हम पता लगे भार ज्ञात करेंगे तब पता लगेगा आपको कि दाब कितना है उस बिंदु पर, ठीक है। तो हमने लिख लिया कि माना पानी का घनत्व कितना है, रो है, ठीक है। मान लेते हैं कि पानी का घनत्व कितना है, रो है, और वह स्वतंत्र तल से h गहराई नीचे है, ठीक है। तथा बिंदु B जो है, बिंदु B स्वतंत्र तल से h गहराई नीचे है, h गहराई नीचे है, ठीक है। h गहराई कहाँ पर है, नीचे है, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें काम करते हैं, बेलनाकार द्रव का हम आयतन ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। बेलनाकार द्रव स्तंभ का आयतन, सबसे पहला काम वही करेंगे हम, बेलनाकार द्रव स्तंभ का आयतन, बेलनाकार द्रव स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन, ठीक भाई। देखिए आयतन बराबर क्या होता है आपको पता है, ठीक है। आयतन बराबर देखिए आपको LBH मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको बेलन दिया गया तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्षेत्रफल और गुणे कितना, हाइट मतलब ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हमने h मान रखी है, ठीक। तो हो गया। अब इस तरीके से आयतन निकल आया। अब उसके बाद हम भाई जब आयतन निकल आया तो बेलन में द्रव स्तंभ का द्रव्यमान भी तो निकाल सकते हैं। तो देखिए बेलन में द्रव स्तंभ का द्रव्यमान, ठीक है, बेलन में द्रव स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का द्रव्यमान। अब देखिए द्रव्यमान बराबर क्या होता है आपका, ठीक है। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, हमने बताया, ठीक है। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व, मतलब ये हो गया आयतन और गुणे कितना है, घनत्व, मतलब ये हो गया आपका A और कितना H हो गया, ठीक है। ये आपका द्रव्यमान गुणे आयतन, मतलब आयतन द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे क्या हो गया आपका, घनत्व हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर V इंटू रो हो गया और इसका मान हो गया आपका AH और कितना, फिर उसका देखिए AH और इंटू कितना हो गया यहाँ पर रो, ठीक है। अब हम फिर इसका भार ज्ञात करेंगे, ठीक है, द्रव स्तंभ का भार, अतः द्रव स्तंभ का भार, ठीक। तो देखिए द्रव स्तंभ का भार, अतः द्रव स्तंभ का भार, मतलब क्या हुआ आपका, देखिए द्रव स्तंभ के भार का मतलब ये है कि इसमें जितना भी द्रव भरा हुआ है उसका पूरा भार क्या होगा, मतलब F बराबर जो mg लगाते हैं, भार क्या होता है आपका, देखिए m इंटू जी। तो अब भाई आपको m की जगह पर यही तो द्रव्यमान था, ये हो जाएगा AH रो जी, ये आपने निकाल लिया, इसको हम कहेंगे mg, भार निकल आया, ठीक। तो अब आपको मालूम है कि P बराबर क्या होता है, F/A, ठीक है, चूंकि दाब बराबर, अतः देखिए दाब बराबर क्या होता है, P बराबर F/A, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं mg/A, और ये देखिए mg निकाल रखा आपने, ठीक। तो इसको हम सब लिख सकते हैं क्या, P बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं AH रो G अपॉन A, ठीक। A से A कैंसिल, मतलब P बराबर रो GH, क्या निकला आपका, P बराबर क्या निकला, रो GH, ये हो गया आपका P बराबर रो GH। यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि जो प्रेशर होता है वो घनत्व के क्या होता है, बोलिए, अनुक्रमानुपाती होता है, गुरुत्व बल के अनुक्रमानुपाती और H के अनुक्रमानुपाती होता है। हमने ये देखिए यहाँ पर प्रयोग में बताया है आपको कि यहाँ पर हाइट नहीं है, ठीक है, स्वतंत्र तल पर है, तो यहाँ पर केवल वायुमंडलीय दाब होगा, ठीक है, द्रव का कोई दाब नहीं होगा, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं, जैसे जैसे नीचे नीचे हाइट बढ़ती जाएगी, मतलब गहराई बढ़ती जाएगी, तो गहराई जैसे बढ़ेगी उसका दाब बढ़ता जाएगा। यहाँ पर प्रयोग में मैंने दिखाया, तो इसी हिसाब से इस B बिंदु पर ये दाब हो गया आपका, समझ में आया, ठीक। और
इसका मतलब क्या हुआ, फिर आपको इससे एक निष्कर्ष ये निकल रहा है, इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, ठीक है। देखो इसके कुछ निष्कर्ष निकल रहे हैं, वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए P जो है वो क्या है, घनत्व के अनुक्रमानुपाती है। मतलब अगर कोई ऐसा द्रव लिया जाए जिसका घनत्व ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसमें दाब ज़्यादा होगा, ठीक है, उसमें दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर गुरुत्वाकर्षण G के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा, मतलब अगर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा हुआ, ठीक है, G पे भी डिपेंड करेगा, G की वैल्यू जो है अगर बढ़ेगी तो दाब भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसे ही H की वैल्यू अगर बढ़ेगी, H की वैल्यू भी बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, तो भी आपका जो दाब है वो क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आया, ठीक। मतलब अगर प्लेनेट चेंज होगा तो ग्रेविटेशन भी चेंज होगा ना, तो इसका मतलब दाब भी वहां पर क्या होगा, चेंज होगा। बात समझ में आई। तो यहां से ये 3 रिजल्ट आपको मिलते हैं। बात समझ में आई, इसको आप नोट कर लीजिएगा, तीनों रिजल्ट, ठीक है। दाब को प्रभावित करने वाले कारक, दाब को प्रभावित करने वाले कारक, तो दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे, द्रव दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हुए, पहला कारक है आपका घनत्व, ठीक है, और दूसरा कारक कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक, तीसरा कारक कौन सा है, गहराई। समझ में आया। तो इसको तीनों आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये ऐसे इससे संबंधित होते हैं, ठीक है। अब लेकिन क्या एक्चुअल दाब है ये जो यहां पर मैंने बताया, ये बी बिंदु पर क्या एक्चुअल दाब है, ये तो केवल द्रव दाब हुआ ना, इसको हम क्या कहते हैं, द्रव दाब कहते हैं, ठीक। लेकिन इसके ऊपर भी, इस कॉलम के ऊपर एक बहुत ऊंची तक, जहां तक वायुमंडल है वहां तक उसका एक द्रव्यमान होगा, उसका भी एक द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें जो आपका एटमॉस्फेयर, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको ऐड कर दें तो उसको हम कहते हैं परम दाब, ठीक है। तो यहां पर हम जो अगला टॉपिक पढ़ाएंगे वो क्या है आपका, परम दाब, ठीक है। तो परम दाब जो होगा वो क्या होगा आपका, देखिए परम दाब, ठीक। अब परम दाब की बात करें तो परम दाब जो होगा, अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं P डैश से, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं P डैश से, तो ये हो जाएगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम उसको PO से रिप्रेजेंट करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम PO से रिप्रेजेंट करें, और इस बिंदु पर जो P आपने निकाला ये टोटल P हो जाएगा। तो इसका मतलब P डैश बराबर P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और P बराबर रो जी एच। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका परम दाब है वो टोटल ये है, मतलब बी बिंदु पर जो कुल दाब लग रहा है, परम दाब जो लग रहा है वो ये है, ठीक है। ये लिखा है आपका P नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो उसके ऊपर परम दाब, मतलब जो वायुमंडलीय दाब है वो लग रहा है आपका, ये परम दाब हो गया, ठीक है। इसमें एक टॉपिक है आपका गेज दाब, ठीक है, एक टॉपिक है गेज दाब। अब गेज दाब क्या है, देखिए गेज दाब जो है द्रव के भीतर, गेज दाब क्या होता है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, गेज दाब द्रव के भीतर किसी बिंदु पर, ठीक है, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर कुल दाब, किसी बिंदु पर कुल दाब तथा वायुमंडलीय दाब के अंतर को, वायुमंडलीय दाब के अंतर को हम क्या कहते हैं, बोलिए, गेज दाब कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक गेज दाब की डेफिनेशन लिख लें, देखिए गेज दाब, ठीक है, हेडिंग डालते हैं क्या है, गेज दाब, ठीक, ये हो गया आपका गेज दाब। चलिए देखते हैं, देखिए गेज दाब में आप क्या लिखेंगे, ठीक है, गेज दाब में लिखेंगे द्रव के भीतर किसी बिंदु पर, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर कुल दाब, कुल दाब, ठीक है, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर जो आपका कुल दाब होता है, ठीक है, कुल दाब P डैश तथा, कुल दाब P डैश तथा वायुमंडलीय, किसके, वायुमंडलीय दाब के, वायुमंडलीय दाब के, वायुमंडलीय दाब के अंतर को गेज दाब कहते हैं, अंतर को हम क्या कहते हैं, गेज दाब कहते हैं, ठीक, अंतर को हम क्या कहते हैं, गेज दाब कहते हैं, ठीक है। तो अगर गेज दाब निकालना है तो हमने क्या कहा, P डैश, मतलब टोटल जो वैल्यू है ये P डैश और वायुमंडलीय दाब PO, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसी को हम गेज दाब भी कहेंगे, अभी यही रिजल्ट निकलेगा आपका। इसका मतलब गेज दाब बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, गेज दाब बराबर ये हो जाएगा आपका कुल दाब और माइनस वायुमंडलीय दाब मतलब PO। इसका मतलब यहाँ से अगर P डैश की वैल्यू कुल बिन रखें तो ये हो जाएगा PO प्लस रो जी एच
और माइनस PO, ये दोनों कैंसिल, इसका मतलब बराबर में, ठीक है। ये निकला आपका कितना, बोलिए, आपका सिर्फ निकला ρGH। ये आपका हो गया गेज दाब, मतलब इसी दाब को हम गेज दाब भी कहते हैं। बात समझ में है, ठीक। तो इस तरीके से ये गेज दाब हो गया, ठीक है। ये आपका परम दाब हो गया। परम दाब किसे कहते हैं, ठीक है। परम दाब आपका जो आपका लिक्विड द्वारा लगाया गया दाब है, और जो वायुमंडलीय दाब है, मतलब कुल दाब को हम क्या कहते हैं, आपको परम दाब कहते हैं, ठीक। अब इसमें दो वर्ड और आते हैं, प्रणोद, ठीक है। एक वर्ड आता है आपका प्रणोद, इसके बारे में भी जान लेते हैं इसी वक्त। देखिए प्रणोद क्या होता है, ठीक। जो द्रव होता है वो किसी बर्तन में जब रखा जाता है तो द्रव जो है वो बर्तन की सतह पर क्या करता है, बर्तन की सतह पर एक बल लगाता है ना, दाब लगाता है, ठीक। तो प्रणोद किसे कहते हैं, आप सभी लोग जान लीजिए। देखिए तरल के संपर्क में आने वाली सतह पर, तरल के संपर्क में आने वाली सतह पर तरल द्वारा आरोपित जो दाब है उसे हम क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। तरल द्वारा जो आरोपित दाब है उसे हम क्या कहते हैं, जो कुल बल है, आरोपित कुल बल है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं, ठीक है। देखिए फिर से एक बार, तरल के संपर्क में आने वाली सतह पर तरल के संपर्क में आने वाली सतह पर तरल द्वारा जो है जो कुल बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक था। इस तरीके से आज मैंने आपको जो है फ्लूइड के बारे में पढ़ाया, ठीक है। जितने भी आपको मैंने आज टॉपिक पढ़ाए उसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।